हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अमित रंजन सिंह है और मैं आप सभी लोगों का एग्जैक्ट एएस के चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ यहाँ पे हैं। एक नया टॉपिक लाए हैं आप लोगों के लिए, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिपिटेशन, हमारे जीवन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये और साथ ही साथ ज्योग्राफी और यूपीएससी में भी इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी अधिक है। किसी न किसी रूप से आप सभी लोग, हम सभी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। जैसे हम सभी लोग बारिश का अनुभव किए हैं अपने जीवन में कभी ना कभी, और जो आपको रेनफॉल होता है ये एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। कई बार आप बूंदा बूंदी टाइप का वर्षा देखते हैं जिसको हम लोग ड्रिजल कहते हैं। तो ये जो ड्रिजल है दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर आप कभी जनवरी वगैरह में हिल स्टेशन गए हुए इंडिया में, तो इस जगह आप देखे होंगे कि आप टॉप हिल स्टेशन पे हिमालय वगैरह में आप देखे होंगे कि स्नोफॉल होता है, आइस का माइक्रो क्रिस्टल सब गिरता है। ये भी एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। कई बार हम लोग देखते हैं कि हेल गिरता है, ठीक है, बड़ा बड़ा पत्थर गिरता है बर्फ के रूप में, इसको भी हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन कई रूप में हम लोग अपने जीवन में एक्सपीरियंस किए हैं, इसको अनुभव किए हैं। बट और ये टॉपिक हमारे जीवन के लिए काफी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हम लोगों के यूपीएससी के लिए। जैसा कि यूपीएससी में हम सभी लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इसमें प्रेसिपिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है ज्योग्राफी का, जिसको कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सीरीज में हम लोग ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन करके ये वीडियो स्टार्ट ही किए थे, तो जिसमें हम लोग अभी तक ह्यूमिडिटी को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि फॉर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी के बारे में जाने कि व्हाट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड अदर थिंग्स। उसके बाद हम लोग जाने थे कि कंडेंसेशन क्या है, फिर फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन के बारे में जाने, लोअर एटमॉस्फेयर में जब कंडेंसेशन हो तो उसको किस नाम से जानते हैं, हायर एटमॉस्फेयर में जब कंडेंसेशन हो तो उसको क्लाउड के नाम से जानते हैं, और वो सब वीडियो ऑलरेडी हम लोग यहाँ से ला चुके हैं। अब जो ये वीडियो है ना, ये सीधा डेडिकेटेड है प्रेसिपिटेशन का। तो प्रेसिपिटेशन वाले टॉपिक में हम लोग कई चीजों को देखेंगे। अगर हम लोग प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द वर्ड प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन है क्या, पहले तो यही जानेंगे कि ये है क्या। इसको अगर हम लोग कभी मेंस में आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए कि भाई प्रेसिपिटेशन पे कुछ लिखिए, तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन डालना होगा, डेफिनेशन डालना होगा कि प्रेसिपिटेशन कहते हैं किसको। ठीक है, प्रेसिपिटेशन से संबंधित हम लोग दूसरा वीडियो इसी में जो अब इशू करेंगे, ये जानेंगे कि फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन या कितने तरह की ये फॉर्म है इसका। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कितने इसके फॉर्म है, जैसे कि अभी हम लोग आपको डिस्कस किए कि रेनफॉल है, ड्रिजल है, स्नोफॉल है, हेल स्टॉर्म है, ये सब फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। तीसरा हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कि रेनफॉल कितने तरह का होता है। लाइक आप लोग पढ़े होंगे अपने एनसीईआरटी वगैरह के बेसिक्स में, लाइक ओरोग्राफिक या इसके अलावा कन्वेक्शनल या इसके अलावा साइक्लोनिक, ये सब टाइप्स ऑफ रेनफॉल है। फिर हम लोग जानेंगे थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कि थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है ये हम लोग इस चीज से संबंधित है कि आखिर प्रेसिपिटेशन के पीछे क्या थ्योरी काम करता है, उसका प्रोसेस क्या, मैकेनिज्म क्या है। इस थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन में हम लोग यूजुअली दो चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें दो थ्योरी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक है जिसको कहते हैं आइस क्रिस्टल थ्योरी, ठीक है, दूसरा थ्योरी को कहता है कोलिसेंस थ्योरी। ठीक है, दो थ्योरी होगा जो प्रेसिपिटेशन के पीछे काम करता है कि आइस आखिर ये क्लाउड से रेनफॉल कैसे होता है। क्योंकि सारे क्लाउड से रेनफॉल होता नहीं है, हम सभी लोगों को पता है कि बहुत सारा ऐसा क्लाउड है जो स्काई में आप फ्लोटिंग करते देख सकते हैं, उसको तैरते हुए देख सकते हैं, बट that type of cloud does not cause any type of rainfall or any type of precipitation. So there are certain type of cloud which can cause rainfall, which can cause precipitation. तो आखिर क्लाउड के अंदर क्या ऐसा मैकेनिज्म काम करता है, क्या ऐसा फंक्शन काम करता है कि कोई भी क्लाउड रेनफॉल कराने लगता है। तो इसमें दो थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे, आइस क्रिस्टल थ्योरी और कोलिसेंस थ्योरी। ठीक है, तो अगर आप थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन को जानिएगा तो एज अ फ्यू, अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल स्टडीज देन यू नीड नॉट अंडरस्टैंड, यू नीड नॉट रिक्वायर्ड टू नो ऑल दीज थिंग्स। लेकिन अगर आप ऑप्शनल ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं तो आपको थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन को जानना चाहिए। ठीक है,
और उसके बाद हम लोग 5वें नंबर पे पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये यूं कह सकते हैं कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि अर्थ के सरफेस पे जो ग्लोबली इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें स्पेशियल और टेम्पोरल वेरिएशन होता है, यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का रेनफॉल होता है और सेम ही प्लेस पे टाइम बदलने के साथ रेनफॉल बदल जाता है। तो जब हम ये प्रेसिपिटेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो देयर आर 5 सब टॉपिक्स, इसमें हम लोग 5 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक आपको अलग अलग वीडियो से संबंधित होगा, यानी प्रेसिपिटेशन एक कंप्लीट चैप्टर है और हम लोग इस पे 15 से 20 मिनट का सारे टॉपिक पे एक एक वीडियो लाएंगे। पहला टॉपिक वीडियो जो आपको अभी मिलेगा, ये मिलेगा व्हाट इज प्रेसिपिटेशन एंड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। फिर इसी फाइल में आपको दूसरा टॉपिक मिलेगा टाइप्स ऑफ रेनफॉल, फिर मिलेगा थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन, उसके बाद मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये सारे चीजों को जब हम लोग कवर कर लेते हैं तो ये इंटायर टॉपिक को हम लोग कवर कर लिए। अब अगर हम लोगों को यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आएगा ना, तो किसी न किसी 2 टॉपिक को जोड़ के आएगा। कभी कभी ये पूछ देगा फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में लिखने के लिए, कभी कभी थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में पूछ लेगा, प्रेसिपिटेशन के पीछे का मैकेनिज्म क्या है। हालांकि थ्योरी पूछने का कॉन्सेप्ट जो है चांस आपको ऑप्शनल में ज्यादा। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है। ठीक है, तो आपको अगर एक टॉपिक को तैयार करना है ना, तो सारे टॉपिक, किसी भी टॉपिक के सारे पार्ट्स को हम लोग तैयार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, और इसी पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन को भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाने कि प्रेसिपिटेशन क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो इसको जरा हम लोग डिफाइन कर देते हैं। देखिए, प्रेसिपिटेशन को अगर हम लोग डिफाइन करने चले तो ये क्या है। प्रेसिपिटेशन एक प्रोसेस है, ये उस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है जब एटमॉस्फेयर के द्वारा जो एक्सेस मॉइस्चर होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर होता है, उसको एटमॉस्फेयर अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकता है। तो जो एटमॉस्फेयर के पास एक्सेस वाटर वेपर चला जाता है, एक्सेस मॉइस्चर चला जाता है, एटमॉस्फेयर उसको कंडेंस कर देता है और आफ्टर कंडेंसेशन इसको क्या करता है, रेनफॉल के रूप में या आइस क्रिस्टल के रूप में अर्थ के सरफेस की ओर वापस नीचे भेज देता है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन जो है एटमॉस्फेयर के द्वारा एक्सेस मॉइस्चर को, एक्सेस वाटर वेपर को सेट कर दिया जाता है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल और इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल्स। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस और सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज एक्चुअली नोन एज प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट या आइस क्रिस्टल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ के सरफेस की ओर नीचे गिरता है। एटमॉस्फेयर इसको होल्ड करके नहीं रख सकता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर के पास ये सब जो मॉइस्चर है, ये जो वाटर वेपर आ गया है, ये एक्सेस आ गया, उसके कैपेसिटी से ज्यादा आ गया। चूंकि ये उसके कैपेसिटी से अधिक आ गया है तो एटमॉस्फेयर उसको होल्ड करके नहीं रख सकता। और ये एक सेल्फ रेगुलेटेड और ऑटोमेटेड प्रोसेस है। सेल्फ रेगुलेटेड मतलब कि ऑटोमेटेड प्रोसेस का अर्थ पहले हम लोग जानते हैं। ऑटोमेटेड मतलब आपको कुछ करना नहीं है, प्रेसिपिटेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर जो है ये खुद ही प्रेसिपिटेशन को स्टार्ट कर देता है। जैसे एटमॉस्फेयर को लगता है कि अब मेरे पास वाटर वेपर काफी अधिक आ चुका है, मेरे कैपेसिटी से काफी अधिक आ चुका है, तो वो वाटर वेपर को वो कंडेंस कर देता है वाटर मोलिक्यूल में या आइस क्रिस्टल्स में। और जब वो वाटर मोलिक्यूल और आइस क्रिस्टल्स का वेट काफी अधिक हो जाता है, तो अधिक वेट होने के बाद ये अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ के सरफेस की ओर गिरता है। तो एटमॉस्फेयर में ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और एटमॉस्फेयर इसको सेल्फ से रेगुलेट भी करता है। सेल्फ से रेगुलेट करता है, इसका अर्थ ये हुआ कि एटमॉस्फेयर खुद ही स्टार्ट करेगा और रेगुलेट करेगा कि कब रेनफॉल बढ़ा देना है, कब रेनफॉल घटा देना है और कब रेनफॉल को पूरी तरह से बंद कर देना है। ठीक है, तो अगर हम प्रेसिपिटेशन को डिफाइन करें तो इसका डेफिनेशन ये स्लाइड पे आपको बढ़िया से हम लिख दिए हैं। ये डेफिनेशन लिखा हुआ है कि प्रेसिपिटेशन रेफर्स टू द शेडिंग ऑफ, जैसा कि हम शेडिंग मतलब गिराना, precipitation refers to shedding of excess moisture by the atmospheric layer in the form of raindrop, snow, sleet, hail, etc. ठीक है, precipitation is an automated and self-regulated process of the atmosphere where the excess of moisture is dropped by the atmosphere as they can't be held. ठीक है, जैसा कि वो रोक के उसको एटमॉस्फेयर नहीं उसको रोक सकता है क्योंकि वो काफी है। ठीक है, इट रेफर्स टू द फॉलिंग और रेन और आइस क्रिस्टल अंडर ग्रेविटी आफ्टर कंडेंसेशन हैज टेकन प्लेस। ऑब्वियस बात है, पहले कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन के बाद जो है
वाटर वेपर वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा या आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करेगा। और जब ये वाटर वेपर वाटर मोलिक्यूल और आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करेगा तो हम लोग पढ़ेंगे आइस क्रिस्टल थ्योरी के द्वारा। उस थ्योरी में हम लोग समझेंगे कि कई बार क्या होता है, आइस क्रिस्टल्स अपने साइज में बड़ा होने लगता है और जब ये वेट से काफी बड़ा हो जाएगा, इसका वेट काफी अधिक हो जाएगा, तो ये अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरता है। ठीक है, या अगर वाटर मोलिक्यूल्स का साइज काफी बड़ा हो गया है तो वो भी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरता है। और जब वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरता है तो हम उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जब ये अर्थ के सरफेस पे आने लगता है। ठीक है, ये एक और इसमें पॉइंट जानिए कि प्रेसिपिटेशन हेल्प्स टू मेंटेन द हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये समझने की कोशिश करिए, प्रेसिपिटेशन जो है ये एटमॉस्फेयर में हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये सब जो शब्द है ना, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वाला शब्द है, या हम कहते हैं कि ऑटोमेटेड और सेल्फ रेगुलेटेड प्रोसेस है, इस सब तरह के वर्ड को आप अगर यूज करते हैं, खासकर ऑप्शनल ज्योग्राफी में अगर आप यूज करते हैं, तो ये आंसर को ऑप्शनल बना देता है, आपके आंसर के इंट्रोडक्शन पॉइंट को बेटर बना देता है। लेकिन जब आप जीएस ज्योग्राफी में आंसर को लिखते हैं तो इतना टेक्निकल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे वर्ड को सिंपल रखना है। बिकॉज जीएस ज्योग्राफी में जब आप आंसर को लिखना शुरू करते हैं तो उसका पैटर्न आप एनसीईआरटी रखिएगा, उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल और कीवर्ड्स वगैरह को डालने की कोशिश मत करिएगा। बट अगर आप ऑप्शनल वगैरह की बात करते हैं तो वहां पे आप जितना लैंग्वेज में थोड़ा सा ज्योग्राफिकल वर्ड्स सबको ज्यादा यूज करिएगा और ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स सबको अधिक यूज करिएगा, तो वहां पे आंसर ज्यादा आपका बेटर होगा। तो हम लोग आंसर राइटिंग पे भी स्टार्ट करेंगे सेशन कि जीएस का आंसर कैसे लिखना है, ऑप्शनल का आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन के बारे में हम बोले, इट हेल्प्स टू मेंटेन द हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द वेरियस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक मतलब कि वाटर का जो इक्विलिब्रियम है ये मेंटेन करता है, यानी कि वाटर के किसी, मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर का कोई लेयर है, सपोज करिए कि ये एटमॉस्फेयर का लेयर है एक्स, दिस इज एक्स लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दिस इज वाई लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे अगर इस लेयर में, एटमॉस्फेयर के इस पार्ट में अगर वाटर वेपर की क्वांटिटी अमाउंट बढ़ गया है और यहाँ पे वाटर वेपर का अमाउंट जो है आपको कम है, तो दोनों के बीच क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्रेसिपिटेशन के माध्यम से, प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस से ये इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए प्रेसिपिटेशन एक ऐसा चीज है जिससे कि एनर्जी को भी पहले ट्रांसमिट किया जाता है। जैसे वाटर वेपर जो है वो वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा, तो जब वाटर वेपर वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा तो एक्स्ट्रा हीट को वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा और हीट का एक्सचेंज भी करेगा ये। ठीक है, तो ये हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म है, इसके प्रोसेस से एटमॉस्फेयर भी वार्म होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो इस तरह के पूरी चीज को हम लोग प्रेसिपिटेशन के नाम से जानते हैं। तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये बहुत ही डिटेल्ड और सिस्टमैटिक डेफिनेशन हुआ प्रेसिपिटेशन का। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर जानने, दैट इज नोन एज फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। यानी कि प्रेसिपिटेशन कितने फॉर्म्स में होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के ही बारे में जानेंगे। तो जितने भी फॉर्म्स है प्रेसिपिटेशन के, सारे रूप को हम लोग जानेंगे, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है यानी कि एटमॉस्फेयर के द्वारा अगर एक्सेस मॉइस्चर को अर्थ के सरफेस की ओर गिराया जा रहा है तो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म दो तरह से होगा। ठीक है, पहला फॉर्म होगा जबकि आपको एटमॉस्फेयर के द्वारा अर्थ के सरफेस की ओर लिक्विड के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो जब प्रेसिपिटेशन लिक्विड के फॉर्म में आएगा, वाटर यानी कि लिक्विड के फॉर्म में आने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आएगा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और हो सकता है कई बार प्रेसिपिटेशन सॉलिड के रूप में भी आए, जिसको हम लोग आइस कहते हैं। ठीक है, आइस के रूप में आएगा। ठीक है, तो अगर ये लिक्विड के फॉर्म में आता है तो ये यूजुअली 3 नाम से इसको हम लोग जानते हैं मोस्टली। ठीक है, जिसमें एक का नाम होता है रेनफॉल, दूसरे का नाम होता है ड्रिजल, तीसरे का नाम होता है वीरगा। लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर प्रेसिपिटेशन आपको सॉलिड यानी कि सॉलिड प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इसमें आपको लिक्विड के फॉर्म में कम आएगा। ठीक है,
और इसमें क्या आएगा कि लिक्विड से ज्यादा आपको स्नो के फॉर्म में आएगा, आइस के रूप में आएगा प्रेसिपिटेशन, ठीक है। समटाइम आइस और लिक्विड दोनों मिला हुआ भी हो सकता है, बट अगर सॉलिड प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो इसमें सबसे पहले आएगा आपको स्नोफॉल, दूसरा आएगा जिसको हम लोग कहते हैं हेल, और तीसरा आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्लीट, ठीक है। तो अगर हम लोग को फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात किया जाए तो देयर आर यूजुअली 6 फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का सामान्य तौर पे 6 रूप है, ठीक है। रेनफॉल, ड्रिजल, विरगा, स्नोफॉल, हेल एंड स्लीट, ठीक है। अब रेनफॉल में, ड्रिजल में, दोनों में, या विरगा भी हम पढ़ेंगे, विरगा आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस सब में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट गिरता है, ठीक है। लेकिन सॉलिड प्रेसिपिटेशन में स्नोफॉल गिरता है, हेल गिरता है, स्लीट गिरता है, ये सब चीज गिरता है। तो हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रेनफॉल। वंस यू हैव अंडरस्टूड रेनफॉल, देन वी विल मूव टुवर्ड्स अनदर पार्ट व्हिच इज नोन एज ड्रिजल, देन स्नोफॉल, देन हेल, देन स्लीट। इन द लास्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विरगा। विरगा सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेनफॉल की बात करते हैं। रेन किसको कहते हैं? देखिए, रेन का अर्थ ही हो गया कि रेन को तो हम सभी लोग अपने दिन प्रतिदिन लाइफ में यूज करते रहते हैं, समझते रहते हैं। कई बार अभी तुरंत मानसून सीजन ओवर हुआ है, और मानसून सीजन ओवर होने के कारण अभी आप लोगों का रेन काफी ताजा होगा दिमाग में कि रेन किस तरह से होता है। रेनफॉल के टाइम में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट जो होता है वो अर्थ के सरफेस की ओर गिरता है, ठीक है। तो इट इज द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन व्हेन वाटर ड्रॉपलेट इज सीडेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसमें वाटर ड्रॉपलेट अर्थ के सरफेस की ओर गिराया जाता है, ठीक है, या वाटर ड्रॉपलेट अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है। हो सकता है कि चलने के वक्त वो आइस हो, लेकिन रास्ते में ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब सवाल है कि रेन में भी वाटर ड्रॉपलेट गिरेगा, और उसके अलावा जो है ये जो क्या कहते हैं कि ड्रिजल है, उसमें भी वाटर ड्रॉपलेट गिरेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ये रेन है तो रेन होने के नाते क्या होता है कि अगर ये रेन है तो इसको हम समझा दें कि रेन होने के वक्त, यहां पे समझिए, अगर ये रेन है तो वाटर ड्रॉपलेट का जो डायमीटर है, सपोज करिए ये एक वाटर ड्रॉपलेट, दिस इज अ वाटर ड्रॉपलेट, वन सिंगल वाटर ड्रॉपलेट, देन द डायमीटर ऑफ दिस वाटर सिंगल वाटर ड्रॉपलेट शुड बी, ये जो डायमीटर है, इसका जो ये डायमीटर है वाटर ड्रॉपलेट का, it must be between 5 millimeter, or it must be greater than or equal to 5 millimeter, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि अगर ये रेनफॉल है तो वाटर ड्रॉपलेट का डायमीटर 5 मिलीमीटर के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो इफ द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर, देन सच टाइप ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज एक्चुअली नोन एज रेन, ठीक है। इसको हम लोग रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब रेन को भी हम लोग, सॉरी एक इसमें मिस्टेक हो गया, 0.5 मिलीमीटर हम लोगों को लिखना है, 5 नहीं। थोड़ा सा इसमें एरर हुआ है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। डायमीटर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर ये क्या कहते हैं कि रेनफॉल है, ठीक है, तो रेनफॉल होगा तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट का जो डायमीटर होगा वो 0.5 मिलीमीटर से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा है कि व्हेन द डायमीटर ऑफ रेन ड्रॉप इज इक्वल और बिगर देन 0.5 मिलीमीटर, इट इज नोन एज रेन। इसको हम लोग रेन के रूप में जानते हैं, 5 नहीं 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। अब रेन को भी हम लोग 3 रूप में जानते हैं। हम लोग अक्सर यूज करते हैं, हल्की वर्षा हो रही है, ठीक है, सामान्य वर्षा हो रही है, या बहुत ही मूसलाधार वर्षा हो रही है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं कि लाइट रेन हो रहा है, मॉडरेट रेन हो रहा है, हैवी रेन हो रहा है। तो ये जो लाइट रेन है, मॉडरेट रेन है और हैवी रेन, इसके बीच भी डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। लाइक अगर हम लोग कहते हैं कि ये लाइट रेन है, तो लाइट रेन हैज एन इंटेंसिटी ऑफ लेस देन 0.5 मिलीमीटर पर आवर, यानी अगर 1 घंटा में 0.5 मिलीमीटर से कम वर्षा हो तो उसको हम लोग लाइट रेन कहेंगे, ठीक है। अगर इसी से नेक्स्ट लाइन में दिखा हुआ है, मॉडरेट रेन तब कहलाएगा अगर इसका रेनफॉल 0.5 टू 4 मिलीमीटर पर आवर, यानी अगर 1 घंटा में 0.5 से लेके 4 मिलीमीटर पर आवर रेन हो रहा है, तो देन सच टाइप ऑफ रेनफॉल इज नोन एज मॉडरेट रेनफॉल।
Whereas if you want to define what is heavy rainfall, then heavy rainfall is always greater than 4 मिलीमीटर per hour. ठीक है, यानी एक घंटा में अगर 4 मिलीमीटर से अधिक रेन हो रहा है तो सच टाइप ऑफ रेन इज एक्चुअली नोन एज हेवी रेनफॉल. ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि रेन क्या है. ठीक, और ये जो आपके सामने आगे का स्लाइड है, ये स्लाइड दिखा रहा है कि रेनफॉल कैसा दिखता है, रेनफॉल किस तरह से हो रहा है. इस स्लाइड में आपको हेवी रेनफॉल दिखाया जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज ड्रिजल. ठीक है, तो अगर ड्रिजल की बात करेंगे तो ड्रिजल को भी हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं. इसको हम लोग फुहारा टाइप की वर्षा कहते हैं, बूंदा बूंदी कहते हैं, ये सब तरह के नाम से जानते हैं. इन इंग्लिश इट इज नोन एज स्प्रे टाइप ऑफ रेन. लगेगा कोई आपके देह पे स्प्रे कर रहा है, वाटर को स्प्रे कर रहा है आपके बॉडी पे. ठीक है, और इसमें सीधी सी बात है कि अगर here the diameter of raindrop is less than 0.5 मिलीमीटर. ठीक है, अगर रेनड्रॉप का डायमीटर, यहाँ पे 0.5 याद रखना है, 5 थोड़ा गलत लिखा गया है. ठीक है, अगर रेनड्रॉप का डायमीटर 0.5 मिलीमीटर से छोटा है, ठीक है, यानी कि diameter of raindrop, if diameter of raindrop is less than 0.5 millimeter, then it is known as drizzle. And if the diameter of rainfall is greater than or equal to 0.5 millimeter, then it is known as rain. ठीक है, रेन को हम लोग पहले ही डिफाइन किए. 0.5 मिलीमीटर से अगर बड़ा होगा तो रेन हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर से छोटा होगा तो वो ड्रिजल हो जाएगा. ठीक है, इट इज फॉर्म, ये जो है ड्रिजल, ये यूजुअली फॉर्म करता है स्ट्रेटस टाइप ऑफ क्लाउड में. हम लोग क्लाउड के बारे में पढ़ चुके हैं, और निम्बो स्ट्रेटस टाइप ऑफ जो क्लाउड है, या स्ट्रेटस टाइप ऑफ क्लाउड जो है, निम्बो स्ट्रेटस आपको हैवी रेनफॉल भी, रेन भी करा सकता है, ड्रिजल भी कराएगा. और स्ट्रेटस टाइप ऑफ क्लाउड जो है ये आपको ड्रिजल कराते रहता है यूजुअली. ठीक है, और इसमें एक और चीज जानिए कि इट इज ओपन नहीं, OFTEN, इट इज ओपन एसोसिएटेड विथ फॉग एंड पुअर विजिबिलिटी. देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है. प्रीलिम्स में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेन एंड ड्रिजल. तो डिफरेंस इज द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट. इफ द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज ग्रेटर देन 0.5 मिलीमीटर और इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, देन इट इज रेन. इफ इट इज लेस देन 0.5 मिलीमीटर, देन इट इज ड्रिजल. ठीक, तो स्टेटमेंट दे देगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ड्रिजल. स्टेटमेंट 1, द डायमीटर ऑफ रेन ड्रॉप इज ग्रेटर देन 0.5 मिलीमीटर. ठीक है, इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ स्ट्रेटस टाइप ऑफ क्लाउड. ठीक है, इट इज ऑफन एसोसिएटेड विथ फॉग एंड पुअर विजिबिलिटी, और नीचे कोड कर देगा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट. ठीक है, ऑल आर करेक्ट. ठीक है, तो इस सब तरह के चीजों को सॉल्व करने वक्त जो है ना, आपको माइन्यूट चीजों के बारे में आपको ठीक से पता होना चाहिए. तो हम लोग दो तरह के रेनफॉल के बारे में जाने, एक जाने फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में जाने, एक जाने रेन और दूसरा जाने हम लोग ड्रिजल. ये जो दिख रहा है ये ड्रिजल का है. ये ड्रिजल इसी तरह का होता है जब रेन ड्रॉप वगैरह एकदम स्मॉल गिरे. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपको सॉलिड प्रेसिपिटेशन. सॉलिड प्रेसिपिटेशन में एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्नोफॉल. ठीक है, इट इज प्रेसिपिटेशन ऑफ व्हाइट एंड ओपेक ग्रेन ऑफ आइस. स्नोफॉल में क्या होता है कि आइस का छोटा छोटा ग्रेन सब नीचे गिरता है. ठीक है, आइस का ग्रेन का साइज बहुत बड़ा नहीं होगा. ठीक है, आइस का ग्रेन हो सकता है मीडियम साइज का भी हो, बिकॉज फॉलिंग के दौरान क्या होता है कि जब एक आइस नीचे गिरने लगता है तो दूसरे आइस को भी कैच कर लेता है, अपने में जोड़ लेता है, तो साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा. लेकिन ये इस बहुत ही टाइनी आइस क्रिस्टल्स सब होता है. ठीक है, या आइस का जो क्रिस्टल्स सब होता है, इसका ग्रेन सब होता है, वो नीचे गिरता है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, और स्नोफॉल को आप इंजॉय करिएगा. ये जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे जो डायमीटर है, ये स्नोफॉल का आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ही टाइनी आइस ग्रेन सब नीचे गिर रहा है. ठीक है, तो इसको हम लोग स्नोफॉल के नाम से जानते हैं. ठीक है, और ये एक आइस ग्रेन का साइज थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, बिकॉज एक आइस ग्रेन दूसरे आइस ग्रेन को में चिपक जाता है, उसको पकड़ लेता है. ठीक है, तो इस तरह की चीज को हम लोग स्नोफॉल कहते हैं. ठीक है, और इसी से संबंधित एक दूसरा है स्नोफॉल. यूजुअली अगर आप इंडिया में देखना चाहते हैं तो ये हायर लेटीट्यूड पे ही एल्टीट्यूड पे ही मिलेगा.
जब आप हिमालय वगैरह के रीजन पे जाते हैं तो देयर यू कैन फाइंड स्नोफॉल ओनली इन जनवरी सीजन, बट इफ यू गो टू द हायर लैटिट्यूड like 50 डिग्री 60 डिग्री लैटिट्यूड देन यू कैन सी स्नोफॉल थ्रू आउट द ईयर इन द मॉर्निंग यूजुअली। ठीक है, तो 60 डिग्री लैटिट्यूड वगैरह के पास आप स्नोफॉल जो है आप साल भर देख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वहां पे टेम्परेचर जो होता है काफी कम होता है। जैसे जैसे आप लोअर लैटिट्यूड की ओर आते हैं आपको हायर एल्टीट्यूड पे जाना होगा, यानी आपकी ऊंचाई बढ़ेगी, काफी अधिक हाइट पे जाइएगा, तभी जाके आप स्नोफॉल वगैरह देख सकते हैं, दैट टू इन विंटर सीजन। ठीक है, तो चलिए ये स्नोफॉल के बारे में जान गए। ठीक, दूसरा हम लोग जानेंगे एक और चीज विच इज नोन एज हेल। हेल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। इट इज सॉलिड प्रेसिपिटेशन, ये भी एक सॉलिड प्रेसिपिटेशन है। व्हेन अ स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस नोन एज हेल स्टॉर्म, ठीक है, हैविंग अ डायमीटर बिटवीन 5 मिलीमीटर टू 50 मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर ये हेल है तो हेल का जो डायमीटर है, हेल में है क्या, हेल में आपको जैसे कि पेलेट्स के जैसे, ठीक है, या पेबल्स के जैसे, कंकर पत्थर के जैसे बर्फ का राउंड बॉल सब गिरेगा। ठीक है, छोटा छोटा बर्फ का बॉल सब गिरेगा, लेकिन ये इतना कड़ा रहेगा, जैसे लगेगा कि ये इतना टाइट रहेगा इसका कि लगेगा आपको पत्थर गिर रहा है ऊपर से। ठीक है, ये काफी डिस्ट्रक्टिव होता है। तो हेल में क्या है कि स्मॉल बॉल सब बॉल ऑफ आइस गिरता है। सपोज करिए ये एक बॉल ऑफ आइस है और ये जो आइस बॉल है इसका डायमीटर या तो 5 मिलीमीटर होगा या 50 मिलीमीटर। तो 5 से 50 मिलीमीटर के बीच, यानी कि इसका 5 भी हो सकता है और इसका साइज बढ़ के 50 मिलीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, और ये गिरता है ऊपर से नीचे। ठीक है, सॉलिड प्रेसिपिटेशन है ये। ठीक, अब इसमें जानते हैं कि आइस बॉल जो ये गिरता है जिसका डायमीटर 5 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर के बीच है, ये आइस बॉल काफी डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव कैसे होता है, ये 3 चीजों के लिए काफी खतरनाक है। सबसे पहले तो स्टैंडिंग व्हीकल्स के लिए, जो भी व्हीकल्स आपके बाहर है रोड वगैरह पे लगा हुआ रहता है उसको ये काफी डैमेज करता है सिटीज वगैरह में। लेकिन जो इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ये होता है, क्योंकि ये जो स्टैंडिंग क्रॉप है, कोई भी जो क्रॉप है, सपोज करिए ये जो आपको मान लीजिए कि क्रॉप्स सब है, ठीक है, तो स्टैंडिंग क्रॉप्स के लिए ये काफी डेंजरस होता है, क्योंकि जब ये हेल नीचे गिरता है तो हेल अटैक करता है स्टैंडिंग क्रॉप के रूट पे। तो जब ये स्टैंडिंग क्रॉप के रूट पे अटैक करता है तो रूट पे अटैक करने के कारण या इसके मिड में अटैक करने के कारण या तो ये बीच से टूट जाता है, या अगर रूट पे अटैक किया तो सारा का सारा फसल जो होता है वो सो जाता है, यानी कि उसका जड़ टूट जाता है। तो अगर उसका रूट टूट गया तो ये सारा का सारा जो फसल है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये क्रॉप के लिए काफी डैमेजिंग है। अगर हेल स्टॉर्म हो गया तो क्रॉप को बहुत लार्ज स्केल पे डैमेज करता है। ठीक है, क्रॉप के साथ ये बर्ड्स के लिए भी काफी खतरनाक है एनवायरनमेंट में, और बर्ड्स को ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज बर्ड्स का जो हेड होता है वो छोटा होता है, उसके हेड पे जाके हेल अटैक करता है। जब उसके हेड पे हेल अटैक करता है तो हेल के अटैक के कारण क्या होता है, उसको हेड इंजुरी होता है और लार्ज स्केल बर्ड्स का डेथ हो जाता है। तो हेल स्टॉर्म इज नॉट वेरी गुड। ठीक है, इट इज नॉट वेरी प्लीजेंट, इट इज नॉट वेलकमिंग फेनोमेना। ठीक है, यूजुअली ये थंडर स्टॉर्म वाले क्लाउड में जनरेट करता है, और उस तरह के क्लाउड में जनरेट करता है। मोस्टली ये क्यूमुलोनिम्बस टाइप ऑफ क्लाउड में जनरेट करता है, जो कि जिसमें कन्वेक्टिव करंट बहुत तेज होता है। तो हम लोग हेल के जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन में, जहां पे कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड वगैरह में क्या होता है कि समटाइम वार्म एयर जो है बहुत तेजी से ऊपर उठता है, और तेजी से ऊपर उठने के कारण उसमें एक्सपेंशन होता है और लार्ज आइस क्रिस्टल सबका फॉर्मेशन हो जाता है। और लार्ज आइस क्रिस्टल के फॉर्मेशन के कारण जब वो नीचे गिरता है विद थंडर स्टॉर्म, ठीक है, तो ये जो है हेल का जो रूप है ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड वगैरह से ज्यादा एसोसिएटेड है। कन्वेक्टिव टाइप ऑफ रेनफॉल जो है, जिसको कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं, उस तरह के रेनफॉल से हेल स्टॉर्म ज्यादा एसोसिएटेड है। ठीक है, एक और होता है जो अभी इसमें हेल को अगर हम लोग देखें तो दिस इज व्हाट द पिक्चर ऑफ हेल। ये हेल का पिक्चर है, देख रहे हैं ना, बॉल ऑफ आइस, आइस का बॉल्स है जो नीचे गिर रहा है। ठीक है, हेल से ही संबंधित एक और है विच इज नोन एज स्लिट। ठीक है, अब स्लिट क्या है, ये भी हेल के जैसा है। अगर स्लिट का क्या होगा, इफ द डायमीटर ऑफ आइस बॉल, इसमें भी तो आपको आइस बॉल ही गिरेगा। ठीक है, सॉलिड आइस बॉल्स गिरेगा, उसका एकदम काफी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन उसका डायमीटर जो होता है, ये जो डायमीटर है इट इज लेस देन 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर से छोटा होता है। ठीक है,
तो when the diameter of falling ice balls is less than 5 millimeter, then such type of rainfall or precipitation is known as slit. In USA slit तभी कहा जाएगा जब केवल इसमें आपको ये मतलब केवल इसमें आपको आइस क्रिस्टल्स गिरता है, आइस बॉल्स गिरता है। लेकिन इंडिया में अगर आइस बॉल के साथ अगर आपको वाटर ड्रॉपलेट भी गिरने लगे तो उसको भी हम लोग स्लिट के रूप में एसोसिएट करते हैं, स्लिट के रूप में उसको जोड़ के रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्लिट है। स्लिट का डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ है। स्लिट का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू द मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन, बट इन द यूएसए इट मींस फॉलिंग स्मॉल पेलेट्स ऑफ आइस हैविंग अ डायमीटर लेस देन 5 मिलीमीटर। देख लीजिए, ये है स्लिट का रूप। तो ये डायमीटर में आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लिट को दिखाया गया। ये भी आपको हेल के ही जैसा दिखता है लेकिन साइज छोटा है। ठीक है, दिस इज व्हाट स्लिट। ठीक है, नेक्स्ट इज विरगा। ठीक है, पूरा विरगा क्या है ये हम आपको समझा दें। इसके लिए ब्लैंक स्लाइड पे हम लोग पहुंचते हैं। समटाइम हम लोग विरगा के बारे में पढ़ते हैं। समटाइम क्या होता है कि अपर एटमॉस्फेयर में सपोज करिए कि क्लाउड लग गया, देयर इज क्लाउड इन अपर एटमॉस्फेयर, और ये आपका अर्थ का सरफेस है। ठीक है, यहां से रेन ड्रॉप नीचे गिरता है। ठीक है, तो यहां से रेन ड्रॉप तो नीचे गिरना शुरू हुआ, तो आप देखिएगा कि अपर एटमॉस्फेयर में रेन हो रहा है। ठीक है, लेकिन इन बिटवीन एटमॉस्फेयर के मिड में कहीं पे आपको वार्म एंड ड्राई लेयर ऑफ एयर है। ठीक है, बीच एटमॉस्फेयर में कहीं पे आपको वार्म एंड ड्राई लेयर ऑफ एयर, यानी कि एटमॉस्फेयर को जब क्रॉस एटमॉस्फेयर होते हुए जब ये रेन ड्रॉप नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरने के दौरान ये बीच में क्रॉस करता है वार्म एंड ड्राई लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के उस लेयर का जो वार्म और ड्राई। जैसे ये वार्म और ड्राई लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में ये रेन ड्रॉप इंटर करता है, ये वापस से यहाँ पे री इवेपोरेट कर जाता है। ठीक है, क्यों री इवेपोरेट कर जाता है? बिकॉज एटमॉस्फेयर का ये जो लेयर है ये वार्म भी है और ड्राई भी है। तो ड्राई होने के कारण क्या होता है कि ये स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट जैसे जैसे इस लेयर को क्रॉस करता है, एयर के फ्रिक्शन के कारण और इस एयर के ड्राइनेस के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण ये वापस इवेपोरेट कर जाता है। और जब ये वापस इवेपोरेट कर जाता है तो देयर इज नो रेनफॉल ऑन अर्थ सरफेस, देयर इज नो रेन ड्रॉप, और इट मे बी लेस रेन ड्रॉप भी कह सकते हैं, रेन ड्रॉप ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे रेन ड्रॉप की मात्रा कम हो जाती है या नहीं होती, तो इस तरह के रेनफॉल को विरगा कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अपर एटमॉस्फेयर में रेनफॉल हो रहा है लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस पे रेन ड्रॉप नहीं आ रहा है। रेन ड्रॉप या तो नहीं आएगा या बहुत कम मात्रा में आएगा। उसका अर्थ ही हुआ कि ये विरगा टाइप ऑफ रेन है, बिकॉज बीच में एक वार्म लेयर है एयर का जिसमें ये इवेपोरेट कर गया। इस डायग्राम से आप आके देखिए, ये विरगा यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज व्हाट यू आर हैविंग क्लाउड। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे माउंटेन है, यानी ये हाई एल्टीट्यूड पे है। ठीक है, और ये अर्थ का सरफेस, तो माउंटेन पे रेन हो रहा है, देयर इज रेन इन माउंटेन, यानी कि अपर पार्ट पे रेन हो रहा है, लेकिन नीचे वाले पार्ट पे रेन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेन इवेपोरेट्स इन ड्राई लेयर बिफोर रीचिंग द लो एलिवेशन। ठीक है, बीच रास्ते पे यहाँ पे ड्राई लेयर है, यहाँ पे एयर का ड्राई लेयर, तो जैसे ये ड्राई लेयर को क्रॉस करता है ये री इवेपोरेट कर जाता है और अर्थ के सरफेस पे रेनफॉल नहीं हो पाता है, जबकि हायर एल्टीट्यूड पे रेनफॉल हो रहा है। तो सच टाइप ऑफ रेनफॉल इज एक्चुअली नोन एज विरगा। अगर हम लोग इस डेफिनेशन को देखें तो इसमें लिखा है कि व्हेनेवर द रेन ड्रॉप फॉल्स फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स, सम ऑफ देम इवेपोरेट व्हाइल पासिंग थ्रू द लेयर ऑफ ड्राई एयर। Sometime all raindrops completely evaporate before reaching the ground and it is called virga। ठीक है, तो अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को बनाना चाहते हैं तो विरगा टाइप ऑफ रेनफॉल को इस तरह से आपको जानना होगा कि अपर एटमॉस्फेयर में रेन हो रहा है लेकिन रेन ड्रॉप अगर अर्थ के सरफेस पे नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या रीजन हो सकता है? तो एक रीजन है कि बीच में कहीं ना कहीं ड्राई लेयर है एयर का,
और वार्म और ड्राई लेयर एयर का होने के कारण क्या होता है कि जब ये रेन ड्रॉप उस लेयर को क्रॉस करता है तो बीच में इवेपोरेट कर जाता है और देयर इज नो रेनफॉल ऑन अर्थ सरफेस, या और देयर इज वेरी लीस्ट और लेस रेनफॉल ऑन अर्थ सरफेस। सच टाइप ऑफ रेन इज एक्चुअली नोन एज बिरगा। ये गवर्नमेंट पॉलिसी के जैसे है, गवर्नमेंट योजना के जैसा है, जैसे वहां से चला तो जरूर लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग अभी ये वीडियो यहीं तक रखे। इस वीडियो में हम लोग प्रेसिपिटेशन के बारे में जाने और फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में जाने। इसी फाइल में जब आपको अगला वीडियो आएगा, अगला वीडियो जो आप देखिएगा वो आपको टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में आएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल साइक्लोन के कारण आता है, ठीक है, तो इस सब तरह की चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर इसी में आपका प्रेसिपिटेशन वाले ही पार्ट में नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन देखेंगे और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।